कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों न हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीव की विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पितरक कोशिकाएं विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये नव निर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। एक पृथक कोशिकाएं और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिकाएं जनसंख्या का निर्माण करती हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्राकृतिक व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृतिक और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिकाएं विभाजन सही होती हैं। वे संतति कोशिकाओं में इनके पितृक कोशिकाओं वाले जीनोम होती हैं। घटनाओं का यह अनुक्रम, जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अनेक संगठनों का संश्लेषण अथवा और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होती है। कोशिका विभाजन के दौरान प्राकृतिक गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रों में वितरण हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। कोशिका चक्र के प्रावस्थाएं। चित्र 10.1 में कोशिका चक्र के चित्रात्मक दृश्य को एक कोशिका की दो कोशिकाओं में बनने की इंगित करता है। ये एक प्रावस्थाएं जो G0 से दर्शाई गई हैं। G1, G2 IS से कोशिका द्रव्य विभाजन, अत्यंत अवस्था, पश्च अवस्था, मध्य अवस्था और भ्रूण अवस्था। M प्रावस्था सूत्रीय विभाजन है। कोशिका चक्र की प्रावस्था में एक प्रारूपी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। चित्र 10.1। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवस्था एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरणतः ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं। पहला अंतरावस्था इंटरफेज, M प्रावस्था सूत्रीय विभाजन, मिटोसिस फेज सूत्रीय विभाजन। M अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्रीय विभाजन होता है, और अंत अवस्था दो क्रमिक M प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिकाओं का औसतन 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। M प्रावस्था का आरंभ केंद्र के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्रीय विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए की प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पश्च सूत्रीय अंतरकाल प्रावस्था, G1 फेज, संश्लेषण प्रावस्था S फेज, पूर्व सूत्रीय विभाजन अंतरकाल प्रावस्था G2 फेज। पश्च सूत्रीय अंतरकाल प्रावस्था G1 फेज समसूत्रीय विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है। G1 प्रावस्था में कोशिकाएं उपाचयी रूप से सक्रिय होती हैं एवं लगातार वृद्धि करती हैं, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृतिक नहीं
प्रतिकृति नहीं होती है। एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से पादपों व प्राणियों अपने जीवन काल कैसे वृद्धि करते हैं? क्या पौधे में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधों एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती होती रहती हैं? क्या आप उच्च कोटि के पादपों में उस ऊतकों का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? शीर्षक कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती हैं, इसीलिए इन्हें विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही विभाज्योतिक ऊतक मिलता है? 2C चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाता है। यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिकाएं द्विगुणित हैं या 2N गुणसूत्र है तो यस प्रावस्था के बाद भी इनकी संख्या वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2N ही होगी। प्राणी कोशिका में यस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तार केंद्रक का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका द्रव्य के साथ सूत्रीय विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जैसे हृदय कोशिका, और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। ऐसा तब ही होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 कहते हैं। इस अवस्था की कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं, लेकिन यह विभाजित नहीं होती हैं। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। प्राणियों में सूक्ष्म सूत्रीय विभाजन केवल द्विगुणित कायिका कोशिका में ही दिखाई देती है। हालांकि इसमें कई अपवाद है जहां हेल्पलाइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खी या इसके विपरीत पादपों में सूत्रीय विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। पादपों में पीढ़ी एकांतर अध्याय 3 में उदाहरण को याद करते हुए पादप जाति की अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन दिखाई पड़ता है। सूत्रीय विभाजन अवस्था यम अवस्था यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों की बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे समविभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्र विभाजन को केंद्रक विभाजन की चादर अवस्था में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: पूर्व अवस्था प्रोफेज, मध्य अवस्था मेटोफेज, पश्च अवस्था एनेओफेज, अंत अवस्था टेलोफेज। पूर्व अवस्था अंतरावस्था को S1 S व G2 अवस्था के बाद पूर्व अवस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्व अवस्था की पहचान। आप प्याज की जड़ें की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका की सूत्रीय विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। इसके प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था S तथा M प्रावस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? यदि कोशिका M प्रावस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2C है तो जीवन S तथा G2 प्रावस्था के बाद इसकी कितनी मात्रा होगी? पहचान है। गुणसूत्रीय संघनन के प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। चित्र 10.2 में दिखाया गया है। तर्क काय व तारक केंद्र जिसका अंतर अवस्था की यस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलन प्रारंभ कर देते हैं। पूर्वावस्था के पूर्ण होने
के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनका निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होते हैं जो आपस में सेंटीमियर से जुड़े रहते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारकाय का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। प्रत्येक तारकाय सूक्ष्म नालिकाओं को विकिरित करता है जिसमें तारकाय एस्टर कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें गाल्जी का अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक व केंद्रिका आवरण दिखाई नहीं देते हैं। मध्यावस्था केंद्र आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीयक अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मध्य अवस्था गुणसूत्रों दो संसाधित गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। चित्र 10.2 गुणसूत्रीय बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नालिकाओं से बने हुए तुर्क तंतु के जुड़ने का स्थान यह संरचनाएं काइनेटिकोर है जो दूसरे ओर कोशिका के केंद्र के स्थित गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकार स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एवं एक ध्रुव से तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ा हो जाता है। वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुवों से जुड़ा होता है। चित्र 10.2 मध्यावस्था में जिस तरह पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्क तंतु से जुड़ जाते हैं। चित्र 10.2 वाले प्रारंभिक पूर्वावस्था, पश्च पूर्वावस्था और मध्य अवस्था की ओर परिवर्तन। मध्यावस्था ब और ब सूत्री विभाजन की अवस्था का चित्रात्मक दृश्य प्रदर्शित करते हैं। पश्च अवस्था के प्रारंभ में मध्य अवस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्रीय बिंदु ध्रुवों की ओर होता है जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। चित्र 10.2 पश्च अवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडन होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अंत्यावस्था सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंतावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंघनित होकर अपनी पूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। चित्र 10.2 इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका गाल्जिकाएं व अंतर्द्रव्य जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकिनेसिस सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रों में स्वपृथकन होता है जिसे केंद्रक विभाजन क्रायोकिनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका भी स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। चित्र 10.2 यह प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांचे बनाने से संपन्न होता है। खांचे के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़
होता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसरणीय कोशिकाएं भित्ति से घिरी होती हैं, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिकाएं भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्रक से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थिति पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिकाएं भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी संरचना से प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टी कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक कोश जैसी सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया चित्र 10.2 में 100 से य तक सूत्रीय विभाजन की अवस्था का चित्रात्मक दृश्य है। ये दृश्य दिखाई गई हैं। अ वाले में पश्च अवस्था दिखाई गई है। पश्च अवस्था, अत्यंत अवस्था और अंतरा अवस्था, तीनों अवस्थाएं दिखाई गई हैं। वह प्लेस्टड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है, जिसे जीव में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्र बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रीय कोशिकाओं को कोशिका कहते हैं। उदाहरणतः नारियल का तरल भ्रूणपोष। सूत्रीय कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्रीय विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। सूत्रीय विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के पश्चात वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अवस्थित हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्रीय विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्मक की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्र का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसी प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्म जनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिनके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मनज उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्रीय फर्स्ट व अर्धसूत्रीय सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। यह अवस्था में पृथक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्रीय फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्रीय सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्रीय सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्रीय फर्स्ट, अर्धसूत्रीय सेकंड, पूर्वावस्था प्रथम, पूर्वावस्था द्वितीय, मध्य अवस्था प्रथम, मध्य अवस्था द्वितीय, पश्च अवस्था फर्स्ट, पश्च अवस्था सेकंड, अंत अवस्था एक, अंत अवस्था दो। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम, पूर्वावस्था प्रथम। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था की तुलना में समसूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था की जाए तो यह अधिक लंबा व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उप विभाजित किया गया है, जैसे तनुपटल, लेप्टोटीन, युग्मपटल, जाइगोटीन, यूथलपटल, पैक्टेटीन, द्विपटल,
डिप्लोटीन और परगतिक्रम डाइकाइनोसिस। साधारणतः सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट्ट लिप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों का सहनन कंप्लेक्शन पूरी तनुपट्ट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था प्रथम का द्वितीय चरण आरंभ होता है, जिसे युग्म पट्टक कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबद्धता को गुणसूत्र युग्मन कहते हैं। युग्म पट्टक जाइगोटिन। इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्म को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेपोटोनीमल समृश कहते हैं। जिस समृश का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, उसे युगली बिवैलेंट अथवा टेट्राएड कहते हैं। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वावस्था प्रथम की उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं स्थल पैचिटीन अवस्था में अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जहां पर समजात गुणसूत्रों के संतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय दो समजातों गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम्स द्वारा निर्मित प्रक्रिया है। वह जो एंजाइम्स इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिकाम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थल पट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। द्विपट्टक डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्लोटीमल समृश का विघटन हो जाता है और युगल की समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। चित्र 10.3 अर्धसूत्रण की अवस्थाएं पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम और अंत्यावस्था प्रथम का दृश्य दिखाई गई है। विनिमय बिंदु पर यक्ष आकार की संरचना को एक जेमेटा कहते हैं। एक कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्टक महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था प्रथम की अंतिम अवस्था प्रागतिक्रम डायाकाइनोसिस कहलाती है, जिसमें एकाजेमेटा की उपापत्ति भवन हो जाता है, जिसमें काइजेमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं। वह तंतु एकीकृत होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारंगतिकीकरण के अंत तक केंद्रिक अदृश्य हो जाता है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाता है। पारगतिक्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। मध्यावस्था प्रथम युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। चित्र 10.3 विपरीत ध्रुवों के तंतु की सूक्ष्म नलिका समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकरों से चिपक जाती है। पश्चावस्था प्रथम समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्री बिंदुओं से जुड़े रहते हैं। चित्र 10.3 अंतावस्था प्रथम। इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। चित्र 10.3 यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्रों का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था के अंतरालावस्था इंटरइकोनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती हैं। इसमें डीएनए की द्विगुणन नहीं होता है, जिसके बाद पूर्वावस्था द्वितीय आती है। जो पूर्वावस्था
से काफी सरल होती है। अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था प्रथम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले वह कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय सामान्य सूत्र विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था द्वितीय के अंत तक केंद्रक चित्र 10.4 अर्धसूत्रण की अवस्थाएं पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था द्वितीय, पश्चावस्था द्वितीय और अंतावस्था द्वितीय की दृश्य दिखाई गई हैं। आवरण अदृश्य हो जाता है। चित्र 10.4 गुणसूत्र पुनः सहनीत हो जाते हैं। मध्यावस्था द्वितीय इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यावस्था पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तंतु की सूक्ष्म नालिकाएं इनमें संतति अर्ध गुणसूत्र के टोकरों से चिपक जाती हैं। चित्र 10.4 पश्चावस्था द्वितीय इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोरों से जुड़ी हुई सूक्ष्म नालिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। चित्र 10.4 अंत्यावस्था द्वितीय यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्षण्य बन जाता है। चित्र 10.4 अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। इस विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारांश कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। इस प्रकार की कोशिका विभाजन कहते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र एक कोशिकीय युग्मनज जाइगोट से प्रारंभ होता है। क्यों कोशिका विभाजन जीवधारियों के वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन भर चलता है रहता है। उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका का विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती है उस कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में दो प्रवस्थाएं होती हैं। पहला अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रवस्था तथा दूसरा सूत्रीय विभाजन कोशिका विभाजन का वास्तविक समय। अंतरावस्था को पुनः जीवन G2 प्रवस्था में विभाजित किया गया है। जीवन प्रवस्था में कोशिका सामान्य उपापचयी क्रिया संपन्न करते हुए विभिन्न वृद्धि करती हैं। इस अवस्था में अधिकांशतः अंगों का द्विगुणन होता है। प्रवस्था में डीएनए प्राकृतिक व गुणसूत्र द्विगुणन होता है। G2 प्रवस्था में कोशिका द्रव्य की सूत्रीय वृद्धि होती है। सूत्रीय विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। पूर्वावस्था में गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं, साथ ही तार केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। केंद्रक आवरण व केंद्रिक विलोपित हो जाते हैं, वह तर्क तंतु दिखाने प्रारंभ हो जाते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर प्रतिबद्ध हो जाते हैं। पश्चावस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्ध गुणसूत्रों के ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्रों का लंबा होना प्रारंभ हो जाता है। वह केंद्रक तथा केंद्रिका आवरण पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। यह अवस्था अत्यावस्था कहलाती है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अतः सूत्रीय विभाजन को समविभाजन भी कहते हैं, जिसके द्वारा संतादित कोशिका में पितृ कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या बरकरार रहती है। सूत्रीय विभाजन के विपरीत अर्धसूत्रीय विभाजन उन द्विगुणित कोशिकाओं से होती है जो युग्म निर्माण के लिए निर्धारित होते हैं। इस विभाजन को अर्धसूत्रीय विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन के बाद बनने वाले युग्म को गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। लैंगिक जनन में युग्मों की संलग्न से पैतृक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या की वापसी हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन की 2 अवस्थाएं में विभाजित
किया गया अर्धसूत्री विभाजन प्रथम व अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र जोड़े युगल बनाते हैं तथा इनमें विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था लंबी होती है, वह 5 उप अवस्थाओं में विभाजित की गई हैं। ये अवस्थाएं तनुपटक लेप्टोटीन, युग्मपटक जाइगोटीन, स्थूलपटक पैकिटीन, द्विपटक डिप्लोटीन व प्रागतिकी क्रम डायाकाइनेसिस। मध्यावस्था प्रथम के समय युगली मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्र अपने दोनों अर्ध गुणसूत्रों के साथ विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव जनन कोशिका की तुलना में अधिक गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अंत्यावस्था प्रथम के समय केंद्रक आवरण व केंद्रक पुनः दिखाई देने लगते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय सूत्र विभाजन के समान होता है। पश्चावस्था द्वितीय के समय संताति अर्ध गुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं और इसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं।